नया भी कोई फर्म है या नया भी कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, किस तरह के जनरल एक फाइनेंशियल प्लानिंग की ये टिप्स होने चाहिए? अगर हम अंबानी जी को देखें तो उन्होंने कैसे ग्रो किया है। मुद्रा योजना है, 20-25 लाख के लोन लेने वाले लोग आज करोड़पति हो गए हैं। 95% लोग जीएसटी से भी। टैक्स भरने के क्या फायदे हैं और नहीं भरने के क्या नुकसान? इसलिए हम ये देखते हैं कि क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, बजट ये नहीं है। लेकिन ये भी कितने लोग समझ पाते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर आप अपनी इनकम को छुपाते हैं, पकड़े जाएंगे, कभी उसको लोन नहीं मिलेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट की लगी जाती है कि वो बहुत मैनिपुलेशन करते हैं अपने क्लाइंट। अब कोई आपको कहे आपके इन्वेस्टमेंट पे 30% देगा, 40% देगा, तो रेड अलार्म बच जाना चाहिए। यूज़र्ड के पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड में हम मुलाकात करने वाले हैं एक मल्टी टैलेंटेड शख्स से, जो एक ऑथर हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वर्तमान में बीजेपी छत्तीसगढ़ के मीडिया इंचार्ज हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं अमित चिवनानी से। तो बहुत स्वागत है आपका अमित जी अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। आपके इंट्रोडक्शन में अभी हमने बताया कि आप एक ऑथर भी हैं, एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और आप बीजेपी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं कि मीडिया इंचार्ज हैं। तो ये आपकी प्री डिसाइडेड जर्नी है या सिचुएशंस बनती चली गई और आपकी जर्नी आगे बढ़ती गई? मुझे लगता है वैसे तो प्री डिसाइडेड होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। हमें जब जब डायरेक्शन मिलता है ऊपर वाले का, वैसे हम चलते हैं। तो जैसा जैसा उनका डायरेक्शन मिलता गया, मैं चलता गया। तो इनिशियली आपने क्या मतलब आपने एक्टिंग वाली फील्ड चूज की थी या आपने सीए आप बने? बिकॉज सीए शायद आप पहले बने होंगे, उसके बाद आप एक्टिंग में आए, या कैसा इसका सबसे पहले तो सिंगिंग शुरू हुई थी। अच्छा। उसका कारण ये है कि मैं 4 साल की उम्र से मंदिर आता जाता रहा था। तो वहाँ जब लोग भजन गाते थे तो मुझे भी लगता था कि मुझे गाना चाहिए। तब शुरू किया था भजन गाना, तो वैसा हो नहीं पाया था। अच्छा। लेकिन फिर उसे छोड़ा नहीं मैंने। धीरे धीरे फिर 4 साल की उम्र से जब ये शुरू किया तो 7-8 साल 9 साल तक आते आते फिर मैं ठीक ठाक रिदम में गाने लगा था। तो सीख रहे थे आप उस वक्त? हाँ, मैंने सीखा भी। और फिर जब हम किसी चीज़ को लगातार करते हैं और मन से करते हैं तो आपको उसमें प्रोग्रेस ज़रूर दिखती है। मुझे भी दिखती गई और सुनने वालों को भी दिखती गई। तो फिर मैं बाद में कुछ शोज़ भी करने लगा था। एक समय ऐसा था कि कुछ एल्बम्स भी रिकॉर्ड किए। अच्छा। और उसके बाद फिर ऐसा लगा कि अब जो है थोड़ा सा गंभीरता पढ़ाई की ओर भी चाहिए। और घर वालों का, खास करके बाबूजी का मन था कि एक बच्चा कुछ अच्छा पढ़े। तो उस वक्त सबको लगा कि मुझे सीए करना चाहिए। और सीए एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें जब आप उसको चूज़ कर लेते हैं तो बाकी चीज़ों से क्विट होना होता है। इतना डिफिकल्ट माना जाता है? छोड़ना पड़ता है आपको ये भूलना पड़ता है कि आज दिवाली है, भूलना पड़ता है आज होली है, किसी का बर्थडे है, आपको ध्यान नहीं रखना होता है। आप और आपकी किताबें, इसके अलावा कोई और नहीं होता। क्यों इतना डिफ़िकल्ट? क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि सीए के जो लेवल्स होते हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत टफ होते हैं। तो ऐसा होता है? देखिए, जो पढ़ाई करवाती है हमारी बॉडी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा कोई अकाउंटिंग बोर्ड है तो वो इंडिया का है। और यहाँ जो सीए करता है वो बहुत ही बेसिक, कहीं पर कोई एक आध एग्ज़ाम उसको देना पड़ता है या एक पेपर देना पड़ता है, तो वो अदर कंट्रीज़ में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में कहीं भी काम कर सकता है। तो इंडिया के हमारे इंस्टीट्यूट ने इस सिलेबस को एक वर्ल्ड लेवल का सिलेबस बनाया है, ताकि अगर कोई बाहर भी जाना चाहे तो उसे उतनी मान्यता मिले। तो जब कोई कोर्स ऐसे स्टैंडर्ड्स को लक्ष्य मानकर बनाया जाता है तो वो थोड़ा टफ होता ही है। सो आपने इनको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया? ये देखिए, वैसे किसी भी सीए से आप ये प्रश्न ना करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। इवन हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट भी जो होते हैं जी, वो भी कई बार एक बार में क्लियर नहीं होते। और मैं भी कुछ लेवल ऐसे थे जिसे मुझे 2 बार देना पड़ा। लेकिन यही बात है कि आप डटे रहें, मतलब आप उस चीज़ से हटे ना। यही आई थिंक आप जो नहीं, आज आपका पॉडकास्ट जो लोग देख रहे हैं, मैं तो उनको ये बताना चाहूँगा कि कई बार आपको सफल होना होता है तो आपकी अच्छी परीक्षा होती है। जब मैं सीए कर रहा था तो प्राइमरी एग्ज़ाम तो मेरा यहाँ पर क्लियर हो गया था। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम चेन्नई जाएंगे। वहाँ एक प्राइम एकेडमी है जहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई बच्चों की होती है।
लेकिन वहाँ का वेदर, वहाँ का फूड ऐसा नहीं था जो हमें सूट करे। तो मेरा 6 महीने में 26 किलो वज़न वहाँ गिर गया। 26 किलो? और जब मैं घर लौटा तो घर वालों ने मुझे पहचाना भी नहीं कि अरे तू कैसा गया था, कैसा आया। तब ऐसी वीडियो कॉल वाली सुविधा नहीं थी, ये 2003-4 की बात है। और उसके बाद की जो पढ़ाई है वो मैं आधा टाइम क्लासेस, आधा टाइम डॉक्टर्स, ऐसा होता था। क्योंकि जब बॉडी एकदम से आपकी डिक्रीज करती है वेट तो बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है, और वो कुछ पकड़ में भी नहीं आ रहा था। तो वो उस चुनौती के बीच में मैंने अपने सीए एग्ज़ाम को क्लियर किया है। आप आई थिंक यंगेस्ट चेयरमैन भी रहे हैं रायपुर ब्रांच के, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और उसमें क्या काम होता है अगर जो ये अलग अलग स्टेट्स में या शहरों में इसकी ब्रांच होती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की? देखिए, हमारी पूरे इंडिया में लगभग 160 प्लस ब्रांचेस हैं, और एब्रॉड में भी हमारी ब्रांचेस हैं। हर ब्रांच में जो काम होता है वो चेयरमैन को देखना होता है। तो छत्तीसगढ़ में 3 ब्रांचेस उस वक्त होती थी, बिलासपुर, रायपुर और भिलाई। जितने भी लोग हैं इसी के अंडर कवर होते थे, और रायपुर चूँकि राजधानी है तो बड़ी ब्रांच है। मैं जब स्टूडेंट था तब हमारी एक स्टूडेंट विंग होती थी, 2007 में मैं उसका सेक्रेटरी रह चुका था। तो मुझे शुरू से ही कुछ करने का एक मन में रहता था। मतलब एक पॉलिटिकल कीड़ा था, आई थिंक ये कहा जाए। सोशल कहें, पॉलिटिकल करें, जो आप कह सकते हैं। तो तब भी मैंने काम किया, और जब मैं सीए बना 2010 में, उसके बाद फिर जो कमेटी ऑलरेडी थी उनको मेरी कुछ मदद लगती थी, तो अनऑफिशियली मैं उनकी मदद करता था, जो फिर सब लोगों को अच्छी लगती थी। फिर मैं 2013 में कमेटी में आया। 13 से 16 तक मैंने कमेटी में सेक्रेटरी और बाकी पदों पर मैंने काम किया, और फिर दूसरी बार फिर से मैं इलेक्ट हुआ। तो जब 2017 में मैं चेयरमैन बना तब मेरी उम्र 33 वर्ष की थी। जनरली ये परसेप्शन रहता है कि सीए लोग थोड़े से एजेड होते हैं, थोड़े मतलब सिंसियर और सीनियर होते हैं, पर एक 33 साल का लड़का जब चेयरमैन बना था तो चर्चा तो थी इस बात की, क्योंकि मैं ना सिर्फ रायपुर का बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का तब तक का यंगेस्ट चेयरमैन था। कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे थे, और कहीं हमने देखा भी किसी पॉडकास्ट में या किसी न्यूज़ में, कि जिस तरह से हमारे यहाँ की जो पीईटी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का जो एक हवा बना हुआ है, उसी तरह से सीए के एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी सुनने में आता है कि जो कोचिंग क्लासेस होती हैं या जो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो सब इतना अनवांटेड प्रेशर आपके ऊपर डालते हैं, और उसको अननेसेसरली इतना हाइप बना करके क्रिएट किया गया है कि जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं या जो सोचते हैं कि उन्हें सीए बनना है, तो उनके ऊपर या उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी कुछ एडवर्स इफेक्ट आता है। तो इसमें कुछ सच्चाई है आपको लगता है? देखिए, एक्चुअली इतना डिफिकल्ट है? देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट भी ऐसा है कि सीए बहुत टफ है, और जब आप किसी को बताते हैं तब तो, और पहले तो और भी बातें होती थी, अब थोड़ा सा ज़्यादा लोग क्लियर करने लग गए। पहले का जो रिजल्ट था वो 1% से कम आता था, अब ये प्रतिशत कुछ बढ़ा है, क्योंकि एग्ज़ाम देने वाले भी बढ़े हैं, कोर्सेज थोड़े अब अच्छे से कराए जाने लगे हैं, अच्छे ट्यूशन क्लासेस हो गए हैं। तो इसका नतीजा तो आ रहा है कि अच्छा रिजल्ट आने लगा है। लेकिन इन्वायरमेंट में ये बात डे 1 से रहेगी। जब कोई कहेगा मैं सीए करना चाहता हूँ तो उसको यूँ देखा जाएगा, और फिर पूछा जाएगा कि आपके कितने % थे, आप कहाँ से सीए करने की सोच रहे हैं। फिर 10 एग्जाम्पल दिए जाएंगे जो सीए नहीं कर पाए उनके, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जिनकी शादी हो गई रहती है, बच्चे हो गए होते हैं, लेकिन तब भी वो सीए नहीं क्लियर कर पाते हैं, आखिरी में भी रुक जाते हैं। और सीए ही नहीं, बहुत सारे और भी एग्ज़ाम हैं जो टफ हैं, और अगर आपको सफल होना है तो आपको इजी टास्क हाथ में नहीं लेना है, तब तो आपको फिर उतनी ही चीज़ मिलेगी, छोटी सी कोई। अगर आपको बड़ा काम करना है तो बड़ा जिगर चाहिए, और वैसी टेंशन को हैंडल करना आना चाहिए, तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सफलता उसके बिना मिलती नहीं है। कभी ऐसा आपको लगा किसी फेस पर कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैंने गलत डिसीजन ले लिया है? गलत डिसीजन तो नहीं, लेकिन जब क्लियर नहीं होता है। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा एग्ज़ाम 3 मार्क्स से रह गया था, तो उस दिन घर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि हम जब मेहनत करते हैं तो पेरेंट्स को बहुत भरोसा होता है कि मेरा बच्चा क्लियर करेगा, आगे बढ़ेगा। तो मैं अपना रिजल्ट लेकर के, उस समय कंप्यूटर पे देखने जाना होता था, घर घर पे लैपटॉप तो होता नहीं था, या मोबाइल पे ऐसा देख नहीं पाते थे। तो मैं वो जो साइबर कैफ़े था वहाँ मैंने अपना रिजल्ट देखा, और मुझे ध्यान है वो जगह रायपुर की, जहाँ जाके मैं बैठ गया था कि अब मैं क्या करूँ और मैं कैसे घर जाऊँ। निराशा हुई, अफसोस हुआ, आखिरकार फिर लगा कि अब रास्ता क्या हो सकता है।
रास्ता ये है कि फिर से ट्राई करना है, छोड़ना नहीं है और इसको करना है। तो उस निराशा के बीच थोड़ा सा डरा, थोड़ा सा सहमा हुआ, घर गया, घर जाके घर वालों को बताया और घर वालों का सपोर्ट रहा, कुछ नहीं होता, फिर से मेहनत करो फिर बनोगे। तो जो बच्चे आज तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो देना चाह रहे हैं, उनको आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी होनी चाहिए? एक जनरल टिप जिसको हम कहें, पढ़ाई तो ऑफ कोर्स उनको करनी ही है और उनकी जितनी मेहनत है वो तो करनी है, बट चूंकि आप इस पूरे एक प्रोसेस से गुजरे हैं तो आप क्या कुछ ऐसी टिप्स देना चाहेंगे कि इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखें तो शायद उनके लिए उनकी जर्नी 2-3 चीज़ें अगर कर लें, क्योंकि हम उस चीज़ से गुजरने के बाद उस चीज़ को जान पाए, तब पता होती तो कर लेते। एक तो सिलेबस अगर आप छोड़ते हैं सीए का तो आप पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हर टॉपिक के आएंगे, एक ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छूटेगा। दूसरी खासियत सीए की ये है कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आते हैं। आपको फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से अपडेटेड होना है, आपको जो जो नई चीज़ें आ रही हैं उससे अपडेटेड होते रहना है, तो उसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और सीए का एग्ज़ाम आदमी का 2-4 मार्क्स से ही छूट जाता है, रह जाता है, और 4 मार्क का कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो अभी चर्चा में बना हुआ है, जो आपके कोर्स का नहीं है। लेकिन आप सीए बनना चाहते हैं तो आप कोर्स से नहीं बंधे हुए हैं, आपको सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता। आज अगर कोई सीए बना है तो वो अंबानी जी की पूरी जो बिजनेस है उसको देखना है, उसको अंबानी जी को उसको गाइड करना है, या जितने टाइकून हैं, बिजनेस टाइकून हैं, या बड़े बड़े पदों पर आरबीआई में भी हमारे लोग रहे हैं, मैं खुद कैग का सलाहकार रहा हूँ, तो वैसा आपका ब्रेन होना चाहिए। तो इसीलिए आपको सिलेबस पूरा कवर करना है, आपको करंट एक्टिविटीज से अपडेटेड रहना है, और जो पुराना पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, पहले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका एक मॉडल आंसर होता है, आपको किस वे में उस आंसर को प्रेजेंट करना है। हम लिख के तो आ जाते हैं, लेकिन वो हमारा तरीका होता है, वो फिर हमारी बोर्ड को पसंद नहीं आता कि आपने सही से नहीं लिखा है। तो क्या चाहते हैं वो, उसका एक उसकी एक किताब होती है, उसको आप पढ़ें, मॉडल आंसर्स को, और जज करें कि एक सवाल का जवाब कैसा होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें कोई भी करेगा तो वो फेल नहीं होगा, ये मेरा दावा है। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, या नया भी कोई फर्म है, या नया भी कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, तो सीए का काम है उसकी कि फाइनेंशियल प्लानिंग कराना। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो बिज़नेस कर रहे हैं, या कोई नया अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, या नॉर्मल व्यक्ति के लिए किस तरह के जनरल एक फाइनेंशियल प्लानिंग के ये टिप्स होने चाहिए कि वो तो अपने रिज्यूम में उनको शामिल करना ही चाहिए? 2 कैटेगरी में हम लोगों को बांट सकते हैं। एक जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको अगर ग्रो करना है तो उनको मनी को आइडियल नहीं छोड़ना चाहिए। एक बिजनेस में जब भी पैसा आने लगता है, उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होगा अगर, तो वो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। अगर हम अंबानी जी को देखें तो उन्होंने कैसे ग्रो किया है, अगर उनका एक बिजनेस से जो फायदा आया है उन्होंने उसको सही जगह पे फिर से री इन्वेस्ट कर दिया। ये कर पाएंगे तो आप सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ेंगे, और अगर पैसा आपका आइडियल पड़ा रहेगा या उसकी उतनी अर्निंग आप नहीं कर पाएंगे जितने आपके खर्चे हैं, तो आपका बिजनेस नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए जो पैसे आपके पास हैं उसका सही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। और ऐसे लोग जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए आज बहुत सारी सरकारी स्कीम्स चल रही हैं। आप और हम आज सुन रहे हैं, एक मुद्रा योजना है जिसने एक इतिहास रचा है। 20-25 लाख के लोन लेने वाले लोग आज करोड़पति हो गए हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ लीजिए, अपडेटेड रहिए कि आपकी मदद कौन कर सकता है, क्योंकि नया बिजनेस शुरू करना है तो फाइनेंस चाहिए। या आप सरकारी योजनाओं से पैसा लीजिए, या आप अपने ऐसे कोई दोस्त या फाइनेंसर ढूंढिए जिन्हें आपके आइडिया पर विश्वास हो, जो आपको एक परिवार के सदस्य की तरह मदद करें, और फिर पैसा मांगने ना आए वो, क्योंकि इसमें समय लगता है कि किसी ने पैसा दे दिया और फिर 3 महीने में कहा भाई तू मेरे पैसे लौटा दे। ऐसे लोगों से बिल्कुल पैसा नहीं लेना चाहिए। बिजनेस समय मांगता है, 1-2 साल लग सकते हैं, तो पैसा ऐसी जगह से अरेंज करिए जिसको जल्दबाजी में आपको देना ना पड़े, वो अनवांटेड प्रेशर हो जाएगा, तो आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, नए लोगों के लिए एक चीज़ और है कि अगर रिस्क नहीं लेने की आदत है तो जीवन में मिलेगा भी उतना। लेकिन इसमें एक ये भी फैक्टर है, जैसे आपने कहा कि जब अर्न होने लगे तो आप दूसरी जगह आप उसको री इन्वेस्ट करें, लेकिन ये भी कितने लोग समझ पाते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट करना है? क्योंकि कई बार होता है कि जो हमारी पुरानी मान्यताएं आई हैं कि पैसा आया है बैंक में रख दो, ये कम से कम सेफ तो है, वो जो ये सेफ वाला जो बबल है, ये बबल कैसे ब्रेक हो, और कैसे ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि अगर री इन्वेस्ट करना है तो ये एक प्रॉपर री इन्वेस्टमेंट का जरिया है? अभी आपने और हमने देखा है कि लाखों करोड़ों रुपए के शेयर मार्केट्स के फ्रॉड हुए हैं। लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, बाद में उनको पता चला कि वो एक्चुअल शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं।
वो फेक शेयर मार्केट थे, वो फेक ग्रुप बने हुए थे। रायपुर में ऐसे 25 किस्से मेरे पास हैं जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इसका शिकार हुए हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी 1 करोड़ रुपए दिए, उसके पास 25 लाख थे, 75 लाख उसकी लोन की एलिजिबिलिटी थी, उसने 75 लाख का लोन ले लिया और सारा पैसा लगा दिया उस फेक शेयर मार्केट में, और बाद में उसके पास कुछ भी नहीं बचा, जवाब देने तक को नहीं है। और एक ऐसा भी वक्त आया जब वो सुसाइड करने की सोच रहा था। ये रायपुर की ही कहानी है। तो ये क्यों किया उसने? इसीलिए क्योंकि हायर रिटर्न्स उसको दिखाई दे रहे थे। जब कोई आपको कहे कि वो आपको आपके रिटर्न पे, आपके इन्वेस्टमेंट पे 25% रिटर्न देगा, 30% देगा, 40% देगा, तो रेड अलार्म बज जाना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कर सकता। आज का इन्वेस्टमेंट का जो एग्जैक्ट रिटर्न है वो 9%, 10%, 11% हो सकता है। आप अगर स्मार्ट इनफ है, रोटेट करते हैं चीज़ों को, आपको समय की नज़ाकत का फ़ायदा उठाना आता है। जैसे शेयर मार्केट में लोग क्या करते हैं, जो लोग इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे तो वो बहुत ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन जो डेली की सेल परचेज करते हैं, जिनको पता होता है कि ये बढ़ेगा, ये कम होगा, वो लोग फिर उस पर काम कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं उसी में री इन्वेस्ट करिए, उसका स्केल बढ़ाते जाइए, आपकी टर्नओवर को बढ़ाइए, आपका जो व्यापार का दायरा है उसको बढ़ा लीजिए। पैसा धीरे धीरे आपको अपने शहर से अपने राज्य में व्यापार करने में मदद करेगा, फिर अपने राज्य से पूरे देश में, और देश से फिर विश्व में। तो आपको उस वे में सोचना चाहिए। और आपके पॉडकास्ट से मैं बता रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति 15, 16%, 18%, 20% का रिटर्न देने के लिए आपको कहे तो समझ जाइएगा वो फेक है। ये तो बहुत ही आपने यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है। यूजुअली यही होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमको जहाँ कोई ज़्यादा फ़ायदे की बात करता है तो वहीं उसी तरफ ध्यान जाता है। छत्तीसगढ़ में एक और स्कैम हुआ था, उसमें छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी उस ठगी का शिकार हुए थे। जिनको ठगों को पकड़ना है वो ठगों का शिकार हो गए थे। वो क्यों होते हैं हम? क्योंकि पैसे की देखिए जरूरत है सबको। आज जितना जिसके पास है वो उसके लिए नाकाफी है। इसलिए हमको लगता है कि हमको जल्दी से पैसा चाहिए बस। तो जो जल्दी से पैसा चाहिए ना, वो फिर मिलता नहीं है वापस। इसीलिए आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बार बार हम यही कहेंगे, हायर रिटर्न्स की जो स्कीम्स हैं उसको जांचिए, परखिए, फिर इन्वेस्ट करिए। बिल्कुल, क्योंकि आपकी इतनी मेहनत का पैसा है तो उसको आप ऐसे ही ज़ाया ना करें। ये तो बात हुई इंडिविजुअल, अगर हम बात कर रहे हैं। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी हमने बात की, बट अगर हम स्टेट और अगर कंट्री की बात करते हैं, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का भी अगर 25-26 का जो बजट आया है, उसमें भी आपको लगता है कि जो बजट आया है वो हर एक व्यक्ति के लिए कामगार है, और छत्तीसगढ़ जैसे कम पर कैपिटा इनकम वाले जो लोग हैं यहाँ पर, उसके लिए वो यूज़फुल है या राहत की बात है? देखिए, अभी का जो बजट चाहे राज्य का है या केंद्र का है, उसे हम अवसरों का बजट कह सकते हैं। ये उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा कि वो उस बजट में क्या देखता है। जनरली हम ये देखते हैं कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। बजट ये नहीं होता। बजट एक सरकार का विजन होता है। बजट ये बताता है कि सरकार किस क्षेत्र में खर्चा करने वाली है। जैसे केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 12 लाख करोड़ रुपया एक साल में खर्चा करेगी। तो ये खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर का, कोई भी व्यक्ति अगर ये जानना चाहे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा होता क्या है, तो रोड बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, तो ऑब्वियसली किसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी? सीमेंट की, रेत की, स्टील की, लोहे की, लेबर रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। तो ये सेक्टर्स ऑटोमेटिकली बूम मारेंगे, चाहे शेयर मार्केट्स में, चाहे एक्चुअल जो सप्लाई अभी तक चल रही है, डिमांड बढ़ जाएगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो हमको ये आइडिया लगना चाहिए कि सरकार 11 लाख करोड़ रुपया, 12 लाख करोड़ रुपया इस क्षेत्र में खर्चा कर रही है, तो मैं भी इसमें काम कर सकता हूँ। मेरे राज्य में भी सड़कें बनने वाली हैं। तो ऐसा अगर बजट का एनालिसिस होगा, जैसे अब छत्तीसगढ़ के बजट पे आ जाए, बजट में साफ साफ बताया जाता है कहाँ कॉलेज बनने वाला है, कहाँ स्कूल बनने वाला है, कहाँ सड़क बनने वाली है, कहाँ पे IT हब बनने वाले हैं, सब कुछ पता होता है। लेकिन कोई पढ़ना चाहे तब तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़बरदस्त हैं। छत्तीसगढ़ ने इन 5 सालों में अभी तक छत्तीसगढ़ की जो GSDP रही है, राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम GSDP कहते हैं और केंद्र के परिप्रेक्ष्य में GDP कहते हैं, एस इसमें जुड़ जाता है। अब तक की जितनी GSDP राज्य की रही है उसको दोगुना करने का लक्ष्य छत्तीसगढ़ का है केवल 5 वर्षों में। यानी कि आप मान सकते हैं कि 20 years वर्सेस 5 years, इस ग्रोथ, इस विजन को लेकर के सरकार चल रही है।
जो निश्चित तौर पर सबके लिए अवसर है अगर आप बिल्कुल। और चूंकि 2047 जो अमृत काल का जो दौर चल रहा है और तब तक अगर चल रहे तो हर एक बजट एक विजन के साथ दिया जा रहा है। एक और अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपने विजन की बात कर दी 2047 में जी, कोई भी स्टेट ग्रोइंग स्टेट होगा या कोई कंट्री ग्रोइंग कंट्री होगी, तब तक ही पैसा कमाने का स्कोप रहता है। जब भारत विकसित हो जाएगा, जब हो जाएगा, तब वो स्कोप नहीं रहेगा जो आज है। तो जिनको जिनको पैसा कमाना है उनको मैं बता दूं कि 2025 से 2047 ये साल आपके लिए सुनहरे साल हैं। इसमें आपके लिए बहुत अवसर हैं, आप उन अवसरों को ढूंढिए और उनका लाभ लीजिए। और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो इस बार जब जो बजट में उन्होंने 12 लाख से जो जिनकी सालाना कमाई है उनको इनकम टैक्स से फ्री किया है, तो आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ को, जहाँ पर कि जैसे हमने पहले ही सवाल में पूछा कि पर कैपिटल इनकम यहाँ पर कम है, तो यहाँ के लोगों को इस स्कीम से क्या फ़ायदा मिलने वाला है? दो तरीके से इस निर्णय का एनालिसिस करिए आप। एक तो 12 लाख की छूट, जिनकी 12 लाख की आय थी उनको छूट मिल गई, उनको लाख रुपए, 80,000, 50,000 रुपये फ़ायदा मिल गया अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। दूसरा एंगल क्या है, मैं एक आम आदमी हूँ, मेरी कमाई 2 लाख है। आज मैं इस बर्डन से मुक्त हो गया कि मैं पैसा और कमाऊंगा तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। मैं 12 लाख तक कमाऊंगा, मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा। यही चीज हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में करते हैं, जहां पर हम 10 साल के लिए टैक्स एग्जम्पशन दे देते हैं कि आपको बिजनेस करना है आप करिए, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये जो बर्डन है कि मेरी आय बढ़ेगी तो टैक्स देना पड़ेगा, मैं कैसे करूंगा, तो वो जो हिसाब किताब रहता है उस हिसाब किताब से टैक्स हट गया है। तो जिनका इनकम 12 लाख है उनके लिए भी फायदा है, और जिनकी इनकम 12 लाख होने वाली है या जो 12 लाख इनकम का सपना देखते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट के लोग देखते हैं, तो वो सपना देखें, उसे पूरा करें, उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ कही। अक्सर ये देखा जाता है कि कोई भी जो व्यक्ति बिजनेस करता है तो आपकी इनकम का 30% आपको अगर इनकम टैक्स को देना है, तो ये दिमाग में एक चलता ही रहता है कि हम कितना भी कमाते हैं 30% तो चला जाता है। तो ये मेंटालिटी, क्योंकि इसके फ़ायदे भी हैं, ऑब्वियसली आपका पैसा जा रहा है, आपको तकलीफ तो होती है अगर आपने 100 रुपये कमाया है और आपको 30 रुपये देना पड़ रहा है, तो लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं? और कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं इसी चीज़ को, उस 30% को बचाने के लिए। तो लॉन्ग टर्म इसके टैक्स भरने के क्या फ़ायदे हैं और नहीं भरने के क्या नुकसान हैं? देखिए, जब तक जो व्यक्ति टैक्स नहीं भरेगा या रिटर्न नहीं भरेगा वो बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए फाइनेंस चाहिए होता है। फाइनेंस आपको बैंक्स देते हैं और बैंक आपके आईटी पेपर के आधार पर ही आपको लोन देते हैं, अदरवाइज तो आपको मिलता नहीं है। तो जो व्यक्ति रिटर्न नहीं भरता भविष्य में कभी उसको लोन नहीं मिलेगा, ये उसे जान लेना चाहिए। और अगर आप अपनी इनकम को छुपाते हैं तो आजकल इतना हाईटेक ज़माना आ गया है, जीएसटी, आईटी और बाकी जितने सिस्टम है एक्साइज के, कस्टम पे, वो आपस में जुड़े हुए हैं। आप इनकम टैक्स नहीं भरेंगे लेकिन कहीं पे कुछ और करेंगे, वो चीज़ें रिकनेक्टेड है, तो वो आप पकड़े जाएंगे, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। इसीलिए ईमानदार बनिए, टैक्स भरिए अगर आपका आता है तो, और उसका फ़ायदा है। टैक्स आप भरेंगे तो उतने मजबूत आदमी आप दिखाई देंगे बैंक को, और बैंक उतना ज़्यादा आपको लोन भी देगा और वो ग्रो करने के आपको चांसेस भी ज़्यादा मिलेंगे। जीएसटी की जैसे आपने बात की, तो छत्तीसगढ़ में भारत में आई थिंक हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट नंबर 1 आया है, जहाँ की छत्तीसगढ़ सरकार ने जो जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट किया है, और आपकी बुक भी आपने इस पर एक लिखी है जीएसटी के ऊपर। तो क्या है एक्चुअली उस बुक में आपने क्या लिखा? आई थिंक ग्रो शाइन एंड टेक ऑफ आपकी बुक का नाम है। 2017 1 जुलाई जिस दिन जीएसटी लागू हुआ था उसी दिन मेरी ये बुक लॉन्च हुई थी, और उसे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी ने रायपुर में ही इनॉग्रेट किया था। इत्तेफाक से उस समय मैं आईसीआई रायपुर ब्रांच का चेयरमैन भी था, तो हमने उसी दिन एक जीएसटी पर बड़ा कार्यक्रम भी रखा था। जीएसटी जब लागू होने जा रहा था तब लोगों के मन में भय था कि हम अगर टैक्स की चोरी करते हैं या हमसे कोई गलती होती है तो हमें सीधा जेल में डाला जाएगा। जो विपक्षी दल थे कुछ ऐसा इन्वायरमेंट उन्होंने बना रखा था, या जीएसटी आने के बाद आप व्यापार कर ही नहीं पाएंगे, या जीएसटी आने के बाद आपको आपके सीए या कंसल्टेंट को ही 50-60% आपका देना पड़ेगा। मतलब ऐसा था कि जीएसटी आना मतलब भारत के बिजनेस को ठप कर देगा, ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाया गया था। तो ये जीएसटी ग्रो शाइन टेक ऑफ इसीलिए मैंने लिखी थी, और छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति को मैंने ये निःशुल्क दी किताब। और मैंने ये किताब पहली किताब थी जो हिंदी भाषा में किसी ने लिखी थी, क्योंकि लोगों को समझ में आया। हम बहुत टेक्निकली लिखते हैं अंग्रेजी में, तो आम आदमी नहीं समझ पाता, तो उस निराशा से व्यक्ति निकल पाए। और जीएसटी के फायदे क्या हैं वो मैंने उसमें गिनवाए थे, भारत में कैसे बदलाव आएंगे जीएसटी के आने के बाद, और जो जो उस किताब में लिखा था आज वो हो रहा है। जीएसटी का कलेक्शन आप देखिए कहाँ पहुँच गया है।
और जीएसटी का जो पोर्टल है, अगर हम उसमें टैक्स पे करते हैं, हमको कोई चालान क्रिएट नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक है। वो एक बैंक है, आपका टैक्स आ रहा है कहीं से इनपुट क्रेडिट तो उसमें है, हम पटा रहे हैं तो वो उसमें है। इजीली एक बटन दबाइए, आपका रिटर्न चला जाता है। पहले रिटर्न मंथली थे, अब 3 महीने में हो गए हैं। और जैसा इनकम टैक्स है वैसा ही जीएसटी है। कैसे? 12 लाख की आय से ज्यादा का व्यक्ति ही टैक्स देगा, यानी कि 12 लाख तक का नहीं देगा। ऐसे लोग 95% हैं। 95% लोगों को इनकम टैक्स के दायरे के बाहर कर दिया गया है। वो है ही नहीं भारत के 95% लोग। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी क्या है? 40 लाख रुपए का टर्नओवर अगर आपका नहीं है साल का, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना है। अगेन मैं कहूँगा 95% लोग जीएसटी से भी बाहर हैं। ये देश की कर प्रणाली है। आप एज अ सीए आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, किस तरह से फेयर बिजनेस करना चाहिए, फेयर टैक्सेस भरने चाहिए। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक चीज़ और कही जाती है कि वो बहुत मैनिपुलेशन करते हैं अपने क्लाइंट को, उनके पैसा या उनके टैक्सेस को बचाने के लिए। तो ये किस हद तक सही है और क्या एक्चुअली होता है और किस तरह का मैनिपुलेशन किया जाता है? इसके शब्द को थोड़ा सा बदलना चाहिए। एक सीए अपने क्लाइंट के लिए टैक्स प्लानिंग करता है, और वो टैक्स प्लानिंग कैसा कर पाता है? जो लॉ में उसके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है और उसको पता नहीं कि नहीं आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं, ये छूट भी है आपके लिए यहाँ पर ये इनकम एग्जम्प्ट है, आप ऐसा करेंगे तो आपको ये फायदा होगा। वो सीए कहाँ से निकालता है? जो लॉ मौजूद है उसी में से। अगेंस्ट लॉ तो कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगेंस्ट लॉ आजकल ऑटोमेटिक सब कुछ चलता है, तो वो भी पकड़ा जाता है। तो सीए मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं। इसको जरूर इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। बिल्कुल। अब अगर हम आते हैं आपके दूसरे रोल पर, क्योंकि हमने आपकी सिंगिंग की भी बात की, आप ऑथर हैं, आपने बुक लिखी उसकी भी बात हुई, आप सीए हैं उसकी भी हमने काफ़ी लंबी चर्चा की है। अब अगर हम आपके प्रेजेंट रोल पर आते हैं कि आज आप छत्तीसगढ़ बीजेपी के मीडिया मैनेजर हैं, आप उसको मैनेज करते हैं पूरा। आप विपक्ष में भी इसी पद पर थे, अभी भी हैं, तो आपको डिफरेंस फील होता है? जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ी हुई लगती है अब। विपक्ष में जब हम थे तब तो चुनौती थी। छत्तीसगढ़ में एक ऐसी सरकार थी जो बहुत ज़्यादा मीडिया को खुली आवाज़ में बोलने नहीं देती थी। एक उनके ऊपर प्रेशर रहता था कि हम सच बोलेंगे तो हमारे को फिर कुछ किया जाएगा, या फिर फाइनेंशियली हमको डिस्टर्ब किया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी को मीडिया में उसके विचार को पहुंचा पाना, हमारे जो नेता जो कर रहे हैं, जो संघर्ष जनता के लिए वो कर रहे थे, उसको मीडिया के माध्यम से आगे ले जाना एक चुनौती थी। लेकिन सबकी मदद से उस चुनौती से हम पार पाए और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट मिला। मेरे लिए मैं इसको एक सौभाग्य मानता हूं कि शायद मैं अकेला एक मीडिया प्रभारी होऊंगा, या हमारे सीनियर्स ने भी बहुत अच्छा ही किया है, जिसने 4 चुनाव देखे और उन चारों चुनावों में जो रिजल्ट आया पहले के रिजल्ट से बेटर आया। तो राजनीति में आना कैसे हुआ? मतलब ये जो सीढ़ियाँ आपकी चल रही थी और अब आप बिल्कुल एक्टिव पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, तो कैसे ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया कि आप कैसे राजनीति में आ गए? देखिए बाबा, आपने जो शुरू की बातचीत, तो शुरू से एक एंगल तो आपने देखा कि कुछ करना तो है, ये बचपन से क्लियर था। और उसमें सामाजिक इन्वॉल्वमेंट भी था ही था। समाज के लोगों के साथ बैठना, अपने सीए आईसीआई की बॉडी में काम करना, या अन्य माध्यमों से सामाजिक सेवा करना। तो पॉलिटिक्स भी एक ऐसा फील्ड है जिसे आप करना चाहें तो क्या नहीं कर पाएंगे, आप लोगों का जीवन बदल सकते हैं। और पॉलिटिक्स में तो ये कहा जाता है कि बहुत गंदी चीज़ है। ये पॉलिटिक्स गंदी है तो अच्छी कैसे होगी? जब अच्छे लोग इसमें आएंगे, जब पढ़े लिखे लोग इसमें आएंगे और वो अच्छा करके दिखाएंगे, सिर्फ आने से नहीं होगा। आज हम पॉलिटिक्स में हैं, फेयर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो हमारी शक्ति है। आज मैं आपके स्टूडियो आने से पहले भी 3-4 लोगों के ऐसे काम करके आया हूँ जिससे उनकी जिंदगी बदल सकती है। तो ये सामर्थ्य हमें राजनीति से मिलता है कि आप लोगों की मदद कर पाते हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि जितने लोग आना चाहते हैं राजनीति में आए, और राजनीति को समाज सेवा समझ के आए। राजनीति को ऐसा कोई फील्ड मत समझिए कि आपको अपने लिए कुछ हासिल करना है, वो आपको ऑटोमेटिकली मिलता चला जाएगा। जब आप लोगों की मदद करते हैं, लोग आपको जो प्यार देते हैं, आपको बहुत कुछ मिलता है। लेकिन आप पहले लोगों के लिए करिए। आप आई थिंक रिसर्च और इलेक्शन कमीशन कमेटी में भी आप रहे हैं, तो क्या काम होता है रिसर्च और इलेक्शन कमीशन कमेटी का, और किस तरह से लोग जुड़ सकते हैं उससे? मैं नैरेटिव टीम में भी रहा, रिसर्च में भी रहा। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि किसी भी पार्टी को अगर जीतना है तो वो जीतेगी कैसे,
कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उसे उठाने चाहिए, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों को क्या पसंद है। ये रिसर्च सिर्फ डाटा एनालिसिस नहीं है कि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा हैं, यहाँ पे इसके विधायक हैं, पहले इसने चुनाव लड़ा तो इतने वोटों से जीत गया, इसने इतने वोटों से हार लिया, इस समाज का व्यक्ति खड़ा हुआ तो जीता, इस समाज का व्यक्ति खड़ा हुआ तो हार गया, ये सब है। पर रिसर्च उससे बड़ी चीज है। अगर मैं आपको पूछना चाहूं कि रायपुर में रहने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, तो अगर आप इस चीज को जान पाए तो ये रिसर्च है। बस्तर में रहने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, उसकी लाइफ की क्या नीड है, वो किस व्यक्ति को अच्छा मानता है, किस व्यक्ति को बुरा मानता है, उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या हैं, अगर आप ये जान पाए तो ये रिसर्च है। तो रिसर्च में हम लोगों के मन को पढ़ने का भी काम करते हैं, जिससे हमारे को स्ट्रेटजी मेकिंग में बहुत मदद मिलती है। आप मैनिफेस्टो लेके आते हैं, हम मैनिफेस्टो लेके आए कि हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, हम 3100 रुपये धान का देंगे, तो इसका आधार क्या है, रिसर्च ही इसका आधार है। जैसे आप मीडिया का इंचार्ज हैं छत्तीसगढ़ के बीजेपी के, और मीडिया का काम होता है एक नैरेटिव सेट करना, क्या आपको लगा कभी इस पूरे दौरान कि कोई ऐसा मुद्दा जिसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा हो? राजनीति में पहले तो खुद के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब आप ग्रो करते हैं तो बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीजें आपके साथ होने लगती हैं जिसमें आप हैं ही नहीं। उस फेज से पहले आपको निकलना पड़ता है। तो वो फेज मेरी लाइफ में भी आया। लोगों ने ये कहा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग तो कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो बट मीडिया कैसे? तो लोगों को लॉन्ग प्रूव करना था। तो पहले तो वो जद्दोजहद हुई, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से अपने काम को दिन में 14-16 घंटे करते हैं, आपको जितनी तकलीफ आ रही है वो सारी धीरे धीरे दूर होती जाएगी। और नैरेटिव हम धीरे धीरे सेट करते गए। जैसा लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है, या करप्शन से जनता बहुत परेशान थी, या लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो ढोल पीटा जा रहा था कि बहुत अच्छी चल रही, तो उसके हमने डेटा निकाले। एक बार हमने हंसते खेलते, मैं एक डिबेट में कैलकुलेटर लेके चला गया था, और वहाँ पर कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि गोबर को जो है बेच करके लोगों ने एक्टिवा और कार खरीद ली है। मेरे पास एक विधानसभा का डेटा था कि कितने लोगों ने गोबर बेचा और कितना उनको भुगतान हुआ। कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट किया तो पर डे का 5 रुपये 90 पैसे निकला। तो मैंने उनको दिया कैलकुलेटर साथी प्रवक्ता को कि देखिए 5 रुपये 90 पैसे से कहाँ से एक्टिवा आप खरीद पाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें हमने की, कुछ इनोवेशन किया। पढ़े लिखे होने का ये एक फायदा भी होता है कि आप इनोवेशन कर पाते हैं। तो लोगों को लगा कि नहीं, ये गलत नैरेटिव कांग्रेस की सरकार ने सेट किया है, कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते हम फिर जनता के बीच अपनी बात ले जा पाए। अगर हम बात करें मीडिया की जो देख रहे हैं, और आज का जो हम सिनेरियो देख रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या आम जनता भी, जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह हो रहा है, हम कंटेम्प्रेरी मीडिया हाउसेज या मीडिया जो मोड है उसकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन सोशल मीडिया का जिस तरह से यूज़ हो रहा है, यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। और अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी बात करें तो अनाप शनाप उसमें पैसा, जब भी चुनाव के कैंपेन्स चलते हैं या किसी पर्टिकुलर नेता के लिए काम हो रहा है तो अनाप शनाप पैसा खर्चा हो रहा है। क्या लगता है कि ये यूज़फुल होता है सिर्फ एक इमेज बिल्डिंग के लिए, रादर देन इस पैसे को अगर सरकार दूसरी जगह यूज़ करे, अच्छी जगह यूज़ करे, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है? देखिए, आज सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। लोग अखबार कितना देखते हैं इसमें डिबेट हो सकता है। लोग टीवी चैनल कितना देखते हैं इस पे चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन लोगों के हाथ में मोबाइल पूरा 24 घंटे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो दिन भर अपनी मोबाइल से देखता क्या है? वो फेसबुक देखता है, इंस्टा देखता है, यूट्यूब देखता है। तो जब वो देख ही वही रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी के पास ऑप्शन कहाँ है कि वो इस फील्ड को छोड़ सके? तो इसीलिए ये ज़रूरत है, आज की नीड है। इसीलिए सोशल मीडिया पर कैंपेन्स बढ़ने लगे हैं। आजकल यूट्यूबर्स भी पॉलिटिकल कैंपेन्स करने लगे हैं, जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उस हिसाब से उनको काम भी मिलने लगा। तो सोशल मीडिया पे रहना होगा। लेकिन दूसरा विषय जो आपने छेड़ा बहुत गंभीर विषय है, वो है मिसयूज़ का। आज आप और मैं यहाँ बैठ के जो बातें कर रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग हो रही है, जब ये वीडियो फ्लैश होगा तो हम दोनों बातें कर रहे होंगे, लेकिन वॉइस चेंज कर दी जाएगी, लेकिन उसका कंटेंट चेंज कर दिया जाएगा। देश के गृह मंत्री का कंटेंट चेंज कर दिया गया, उन्होंने जो बोला नहीं वो उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन एआई टेक्निक से कर दिया। जो व्यक्ति जो वहाँ पे है नहीं उसका फेस लगा दिया।
एआई की डीप फेक टेक्निक से मोदी जी को गरबा खेलते हुए दिखा दिया गया। तो ये एक इतनी बड़ी चुनौती है आज विश्व के लिए, उसे कब कैसे हम पार पाएंगे कि क्या सच है क्या झूठ है इसका पता नहीं पड़ पा रहा है। तो इसीलिए सोशल मीडिया में कई बार झूठ सच बनकर तैरता रहता है और उसके गंभीर परिणाम भी आते हैं, और उसके परिणाम लोकसभा चुनाव में भी आए। मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का काम किया, उनको पूर्ण बहुमत न मिले इसका सवाल ही नहीं था। लेकिन चूंकि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, सोशल मीडिया पर ही ये कैंपेन चला, झूठ चला, लेकिन उस झूठ को कुछ लोगों ने सच माना, तो देखिए उस झूठ का भी परिणाम मिला है। तो ये मिसयूज हो रहा है और ये शायद होता भी रहेगा, और ये हम सब के लिए चुनौती है। अब आने वाले समय में इससे कैसे पार पाएंगे देखते हैं। तो आपने अपनी लाइफ के इतने अलग अलग आपके शेड्स रहे हैं और आपने सबको बखूबी जिया है। आगे आप अपने फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं कि अमित चिमनानी को कहाँ आप देख रहे हैं? मैं सिर्फ इतना ही सोचता हूँ, अपने लिए नहीं सोचता हूँ, मैं लोगों के लिए सोचता हूँ। कभी कभी मैं रातों को सो नहीं पाता। उसका सच्चाई में कारण यह है कि किसी ने मुझे मेरे लेवल के ऊपर का काम बोल दिया और उसका काम नहीं होने से वो दुखी हो गया। क्योंकि व्यक्ति ये नहीं समझता है कि ये काम इसके हाथ का है कि नहीं है। वो मुझे जानता है तो वो मुझे कहेगा, फिर उसको आसमान के तारे चाहिए तो वो मुझे ही कहेगा, लेकिन मैं नहीं ला सकता। तो मुझे यही लगता है कि ईश्वर मुझे इतना सामर्थ्य दे दे कि कोई मुझे कोई काम कह रहा है तो उस काम को मैं कर पाऊँ, उसके चेहरे पे मुस्कान लेके आ पाऊँ। इतना ही अमित चिमनानी को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो थैंक यू सो मच। हम पूरी आपको बेस्ट विशेस देते हैं कि आपकी जो चाहत है ईश्वर से वो आपकी ज़रूर पूरी हो और आपको उस मुकाम पर पहुंचाएं कि आप सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो आप कर पाएँ। थैंक यू सो मच। आप इस हमारे शो में आए और आपने अलग अलग जॉनर की अलग अलग इंटरेस्टिंग जो भी हमारी जानकारी थी जो लोगों को दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज अमित चिमनानी जी से बात करके इस पूरे कॉन्वर्सेशन में एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूप से समझ में आई कि अगर आप अपने काम के प्रति फोकस्ड हैं और डिटर्मिन्ड हैं और पूरी मेहनत से अगर उसको कर रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि आगे बढ़ने के नए नए तरीके भी आपको मिलते रहेंगे, नए नए रास्ते भी आपको मिलते रहेंगे। और आप भी इसी तरह हमारे पॉडकास्ट को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार देते रहें और हमारे हर एपिसोड को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।